मॉर्निंग स्टूडेंट्स, विवेकानंद क्लासेज नीम कारखाना में आपका स्वागत है। पिछले कल में मैंने कैप्टोजेनेसिस से चैप्टर पढ़ाया था। आज आपको मैं अध्यावरणी तंत्र पढ़ा रहा हूं। चैप्टर 21 अध्यावरणी तंत्र। अध्यावरणी तंत्र इंटेगुमेंट्री सिस्टम ऑफ ह्यूमन, यानी अध्यावरणी तंत्र मानव का अध्यावरणी तंत्र है इंटेगुमेंट्री सिस्टम ऑफ ह्यूमन। तो देखिए आपके सामने, आप सब जानते हो कि शरीर का सबसे बड़ा भाग क्या है? त्वचा। शरीर का सबसे बड़ा भाग क्या है? त्वचा है। हमारा शरीर बाह्य आवरण के रूप में त्वचा के द्वारा ढका रहता है। त्वचा का जो मान लीजिए त्वचा और त्वचा से युत्पित संरचनाएं मिलकर अध्यावरणी तंत्र का निर्माण करती हैं। यानी त्वचा और त्वचा से युक्त संरचनाएं मिलकर अध्यावरणी तंत्र का निर्माण करती हैं। इसके बाद देखिए आप कि जो त्वचा होती है इसमें एक तो मेसोडर्मल कोशिका, कौन सी है? मेसोडर्मल कोशिका। दूसरा है त्वचा में कौन सा वर्णक पाया जाता है? तो वर्णक का नाम है मेलेनिन वर्णक। त्वचा में कौन सा वर्णक पाया जाता है? मेलेनिन वर्णक पाया जाता है। ठीक है, तो देखो त्वचा में मेसोडर्मल कोशिका पाई जाती है, त्वचा में मेलेनिन वर्णक पाया जाता है। त्वचा पेशियों की सहायता से, यानी संयोजी ऊतक की सहायता से पेशियों से जुड़ी रहती है। आज इसमें हम पढ़ेंगे त्वचा की औतिकी, हिस्टोलॉजी ऑफ स्किन। त्वचा की औतिकी या त्वचा की संरचना, त्वचा की औतिकी, त्वचा की औतिकी, हिस्टोलॉजी ऑफ स्किन। ठीक है, अब देखो आपके सामने त्वचा में दो स्तर पाए जाते हैं। कितने स्तर पाए जाते हैं? दो। एक स्तर को हम बोलते हैं एपिडर्मिस, अधिचर्म। दूसरे स्तर को हम बोलते हैं डर्मिस, चर्म। यानी हमारे त्वचा में दो स्तर पाए जाते हैं। एक को बोलते हैं एपिडर्मिस, अधिचर्म, और दूसरे स्तर को बोलते हैं डर्मिस या चर्म। ठीक है, पहले हम अधिचर्म या एपिडर्मिस के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए एपिडर्मिस जो स्तर होता है वो त्वचा का सबसे भारी स्तर होता है। एपिडर्मिस के नीचे जो आपके सामने डर्मिस भाग पाया जाता है। लेकिन ये ध्यान रखो आपकी अधिचर्म में क्या नहीं पाया जाता है? तो देखो अधिचर्म में रुद्रवाहिनियां नहीं पाई जाती हैं। ये ध्यान रखना आपको कि अधिचर्म में रुद्रवाहिनियां नहीं पाई जाती हैं, केवल चर्म या डर्मिस भाग में पाई जाती हैं। अधिचर्म में घूर्णीय एक्टोड्रम स्तर से बनता है, जबकि चर्म में मेसोड्रम स्तर से बनता है। इसके बाद में देखो अधिचर्म की जो मोटाई होती है वो भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होती है। यानी इसकी जो मोटाई होती है वो भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होती है। जैसे सबसे अधिक अधिचर्म मोटी कहाँ होती है? एक तो हथेली में, हथेली है। दूसरा है तलवा, यानी हथेली और तलवा की जो अधिचर्म होती है वो सबसे मोटी होती है। और जो नेत्र है और कोर्निया है, यहाँ की जो अधिचर्म होती है वो बिल्कुल पतली होती है। हथेली और तलवे की मोटी होती है अधिचर्म, और नेत्र और कोर्निया की जो अधिचर्म
अधिचरम है वो पतली होती है। अधिचरम में अनेक स्तर पाए जाते हैं, इसलिए अधिचरम को हमें स्तृत एपिथेलियम, उत्तक स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू कहते हैं, क्योंकि इसमें 5 स्तर पाए जाते हैं। कितने स्तर पाए जाते हैं? 5 स्तर पाए जाते हैं, जिनको मैं आपको एक ट्रिक के द्वारा याद कराऊंगा आपको, ताकि सरलता से याद करो आप। तो यहाँ पर देखिए एक ट्रिक है, अंशुल के कमरे का स्वच्छ किनारा, यानी आपके सामने अधिचरम के 5 स्तरों का एक ट्रिक है कि अंशुल के कमरे का शौच किनारा। देखो इस सूत्र में 5 स्तर आ गए, ताकि आप इनका सीक्वेंस सही ढंग से लिख सकें। तो देखिए आपके सामने 5 स्तर में पहला स्तर है ए का मतलब हो गया अंकुरण स्तर। क्या बोलेंगे इसको हम? अंकुरण स्तर, ठीक है। दूसरा जो आपके सामने सु से हो गया शूल स्तर। इसके बाद में क्या है, कैसे हो गया कणी स्तर। फिर है शौच स्तर, और लास्ट का जो है किणी स्तर। यानी आपके सामने आप देखो, ये जो है इनसाइड, इनकी साइड यानी अंदर की तरफ है, और ये है आउटसाइड, ये बाहर की तरफ। यानी अंदर से बाहर की तरफ कितने स्तर पाए जाते हैं? 5 स्तर पाए जाते हैं, ठीक है। अब देखो इनकी संरचना इस प्रकार से अपन पढ़ रहे हैं। सबसे पहले देखिए इनसाइड में है ये, तो यहाँ पर नीचे की साइड में कौन सा स्तर आपको दिखाई दे रहा है? अंकुरण स्तर दिखाई दे रहा है। कौन सा दे रहा है? अंकुरण स्तर। इसकी जो कोशिकाएं हैं वो स्तंभाकार होती हैं। कैसे होती हैं? स्तंभाकार। कोशिकाओं से बना होता है इस प्रकार से। फिर इसके बाद में दूसरा स्तर आता है शूल स्तर आता है। तो शूल स्तर इस प्रकार से इसका डायग्राम बना हुआ है। इसमें बहुकोणीय कोशिकाएं पाई जाती हैं इस प्रकार से। एक कोशिका होता है, बहुकोणीय कोशिकाएं पाई जाती हैं। फिर तीसरा स्तर आता है। तीसरे स्तर में 5-6 परत पाई जाती हैं। और उसके बाद में आता है चौथा स्तर, जिसमें 3 से 4 परत पाई जाती हैं। फिर आता है अंतिम स्तर है आपके सामने, जिसमें 8 से 10 परतें पाई जाती हैं। कितने पाई जाती हैं? 8 से 10 परतें। तो देखिए सीक्वेंस इनका आपके इस प्रकार से 1 2 3 4 5। तो यहां पर हो गया स्तर का नाम 1 2 3 4 5, ठीक है। अब देखिए आपके सामने पहला स्तर कौन सा है? अंकुरण स्तर है। कौन सा है? अंकुरण स्तर। तो अंकुरण स्तर को हमें दूसरा नाम देते हैं मेलपीगी स्तर। क्या बोलेंगे इसको? मेलपीगी स्तर। और तीसरा जो इसका नाम है वह है स्ट्रेटम जर्मीनेटिवम। क्या बोल रहे हैं इसको? स्ट्रेटम जर्मीनेटिवम। तो देखो चित्र में देखिए, अंकुरण स्तर एक भीतरी स्तर है, यानी सबसे भीतरी स्तर को हम क्या बोलते हैं? अंकुरण स्तर कहते हैं। अंकुरण स्तर जो होता है आपके सामने वो सजीव होता है। ऐसा होता है सजीव। और अंकुरण स्तर होता है, इसकी जो कोशिकाएं होती हैं वो सदैव विभाजनशील होती हैं। इसलिए स्तर धीरे धीरे बाहर की तरफ खिसकता रहता है, मोटा होता रहता है। इसके बाद में देखिए इसकी जो अंकुरण स्तर है, इसकी कोशिकाएं कैसी होती है? इसी स्तर की कोशिकाएं स्तंभाकार होती हैं। कैसी होती हैं? स्तंभाकार कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। अंकुरण स्तर के अंदर एक विशेष प्रकार का गाढ़ा तेल के समान पदार्थ पाया जाता है, जिसको हम सीबम कहते हैं। दोबारा बता रहा हूं, अंकुरण स्तर में एक
डी का निर्माण होता है। तो जरूर याद रखें कि विटामिन डी का निर्माण कौन से स्तर में होता है? अंकुरण स्तर में होता है। सेवम का फॉर्मेशन किस स्तर में होता है? अंकुरण स्तर में होता है। ये स्तर लगातार विभाजनशील होने के कारण इस स्तर को हम स्टेटम जर्मिनेटिवम भी कहते हैं। ठीक है। दूसरा स्तर है आपके सामने शूल स्तर। क्या नाम है? शूल स्तर। शूल स्तर को हम स्पाइनोसम स्तर भी कहते हैं। स्ट्रेटम स्पाइनोसम कहते हैं। तो आप बताएंगे कि अंकुरण स्तर के ठीक ऊपर जो स्तर पाया जाता है उस स्तर को हम शूल स्तर कहते हैं। देखिए ये अंकुरण स्तर किस पर टिका होता है? चरम यानी डर्मिस पर टिका हुआ है। किस पर टिका हुआ है? डर्मिस पर टिका हुआ है। और शूल स्तर किस पर टिका हुआ है? अंकुरण स्तर पर टिका हुआ है। ठीक है। तो आपके सामने देखिए ये एक कोशिकीय होता है, लेकिन इसकी जो कोशिकाएं होती है वो बहुकोणीय पॉलीहेड्रल प्रकृति की होती हैं। और शूल स्तर का प्रमुख कार्य होता है अधिचरम यानी एपिडर्मिस को दृढ़ता प्रदान करना, यानी अधिचरम को दृढ़ता प्रदान करना कार्य किसका है? शूल स्तर या स्पाइनोसम स्तर का है। इसका वर्णन इतना है। तीसरा जो स्तर आता है वो आपके सामने आता है कणी स्तर। तो कणी स्तर को आपके सामने देखिए ये दिखाई दे रहा है कणी स्तर। इसको हम कणी स्तर बोल रहे हैं। कणी स्तर को हम स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम भी कहते हैं। स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम भी कहते हैं। तो देखिए आपके सामने जो कणी स्तर है वो शूल स्तर के ठीक ऊपर पाया जाता है। 5 से 6 परतें मिलकर कणी स्तर का निर्माण करती हैं। कितनी परतें करती हैं? 5 से 6 परतें मिलकर कणी स्तर का निर्माण करती हैं। कणी स्तर में देखिए आपके सामने कैसे स्टार्ट है, ध्यान रखिए कैसे स्टार्ट है। उस प्रोटीन का नाम है केरेटोहाइलिन नामक प्रोटीन के जो कण होते हैं वो किस में भरे होते हैं? तो आप याद रखिए कणी स्तर में भरे रहते हैं। किस स्तर में भरे रहते हैं? कणी स्तर में भरे रहते हैं। केरेटोहाइलिन नामक प्रोटीन के जो सूक्ष्म कण होते हैं वो कणी स्तर में भरे रहते हैं। ठीक है। तो ये जरूर याद रखिए केरेटोहाइलिन नामक प्रोटीन के कण किस स्तर में पाए जाते हैं? कणी स्तर में पाए जाते हैं। इसके बाद में आता है शौच स्तर। शौच स्तर ये आपको यहाँ दिखाई दे रहा है शौच स्तर। इसको हम बोलते हैं स्ट्रेटम लूसिडम। क्या बोलेंगे इसको? स्ट्रेटम लूसिडम। तो देखो कणी स्तर में मतलब किसके ऊपर है ये? शूल स्तर के ठीक ऊपर, यानी कणी स्तर पाया जाता है। कणी स्तर के ठीक ऊपर क्या है? शौच स्तर पाया जाता है। इसमें लगभग 3 से 4 परतें मिलकर शौच स्तर का निर्माण करती हैं। शौच स्तर में एक विशेष प्रकार का पदार्थ पाया जाता है जिसका नाम है एलिडीन। क्या नाम है? एलिडीन पदार्थ है। और एलिडीन पदार्थ इसके विघटन से बनता है केरेटोहाइलिन नामक प्रोटीन के विघटन से क्या बनता है? एलिडीन नामक पदार्थ बनता है। एलिडीन पदार्थ किसमें पाया जाता है? तो लूसिडम स्तर में या शौच स्तर में पाया जाता है। एलिडीन पदार्थ का निर्माण केरेटोहाइलिन नामक प्रोटीन के विघटन या अपघटन से होता है। जब एलिडीन युक्त कोशिका द्रव्य सूख जाता है या सूखकर मर्त पदार्थ में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है? मर्त पदार्थ या मर्त संरचनाओं में बदल जाता है। जैसे नाखून, सींग या मान लीजिए केराटिन, यानी मर्त पदार्थों में ये बदल जाता है। नाखून और केराटिन में बदल जाता है। इसके बाद में देखो इसमें जो आपके सामने है ये शौच स्तर है। ये जलरोधी होता है। ठीक है। और तापरोधी स्तर होता है। ये याद रखिए आप। इसके बाद में अंतिम जो स्तर आता है वो किन स्तर आता है? कौन सा आता है? किन स्तर, जिसको हम बोलते हैं कोनियम स्ट्रेटम कोनियम स्तर। कौन सा बोलेंगे? स्ट्रेटम कोनियम स्तर बोलेंगे इसको। स्ट्रेटम जो कोनियम स्तर है आपके सामने वो सबसे भारी स्तर है।
यानी अधिचरण का सबसे भारी स्तर कौन सा है? स्ट्रेटम कॉर्नियम। ठीक है, इसमें लगभग ये सबसे मोटा स्तर होता है क्योंकि इसमें 8 से 10 परतें मिलकर इस परत का निर्माण करती हैं। कितनी परतें करती हैं? 8 से 10 परतें मिलकर कॉर्नियम स्तर का निर्माण करती हैं। और ये जो स्तर होता है आपके सामने किन स्तर होता है? ये हथेली और तलवे में सबसे अधिक मोटा होता है। और किन स्तर के अंदर के क्या होता है कि इसके अंदर जो क्रिएटिन प्रोटीन है, ये देखो ये क्रिएटिन प्रोटीन दिखाई दे रही है आपके सामने। तो अधिचरण का भारी स्तर क्या है? किन स्तर है। अधिचरण का भारी स्तर किन स्तर का? क्रिएटिन प्रोटीन में बदलने की क्रिया को हम क्रिएटिन नाइजेशन यानी क्रिएटिनाइजेशन या श्रृंगी भवन कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? श्रृंगी भवन। अधिचरण के भारी स्तर यानी किन स्तर का धीरे धीरे क्रिएटिन में बदलने की क्रिया को क्रिएटिनाइजेशन स्तर कहते हैं। किरण स्तर के ठीक बाहर की तरफ एक चरम के नीचे वसीय स्तर पाया जाता है। क्या पाया जाता है? वसीय स्तर पाया जाता है, इसलिए इसको वसीय उत्तक पाया जाता है, जिसको हमें वसीय स्तर भी कहते हैं। ये त्वचा को तापरोधी, जलरोधी व सुडौल बनाए रखता है। तो ये इस प्रकार से आपके सामने अधिचरण में 5 स्तर हैं। 5 स्तरों में कितनी परतें होती है, क्या क्या कार्य है, वो सारा मैंने आपको मैं सारा ऐसे कैसे चित्र बनाकर पढ़ाया है। अब इसके बाद में दूसरा जो भाग आपके सामने आता है वो आता है चरम। पहला भाग कौन सा था? अधिचरण। और दूसरा जो भाग है आपके सामने चरम है। तो देखो अधिचरण के ठीक नीचे जो भाग पाया जाता है उसे हम चरम या डर्मिस कहते हैं। डर्मिस का निर्माण भ्रूणीय मेसोडर्म से होता है, जबकि अधिचरण का निर्माण एंडोडर्म से होता है और चरम का निर्माण भ्रूणीय मेसोडर्म से होता है। किससे होता है? मेसोडर्म से। दूसरा है कि जो चरम भाग है वो अधिचरण से 2 या 3 गुना मोटा होता है। 2 या 3 गुना मोटा होता है। कौन सा भाग होता है? चरम या डर्मिस। इसके बाद में चरम का अधिकांश भाग संयोजी ऊतक कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा निर्मित होता है। चरम के अंदर रुद्रवाहिनियां पाई जाती है, जबकि अधिचरण में नहीं पाई जाती थी। यहाँ रुद्रवाहिनियां, कोलेजन तंतु, लचीले तंतु, तवक, सेंडान, तवक, ग्रंथियां, रोम पुटिकाएं, एडेकी तंतु आदि भाग चरम भाग में पाए जाते हैं। तो देखिए चरम अधिचरण के ठीक नीचे पाया जाता है। चरम भाग का निर्माण मेसोडर्म, भ्रूणीय मेसोडर्म स्तर से होता है। अधिचरण की तुलना में डर्मिस भाग 2-3 गुना मोटा होता है। डर्मिस का अधिकांश भाग संयोजी ऊतक से बना होता है। रुद्रवाहिनियां केवल चरम भाग में पाई जाती हैं, अधिचरण भाग में नहीं पाई जाती हैं। इसके अलावा कोलेजन तंतु, लचीले पीले तंतु, तवे सेंडान, रोम पुटिकाएं, तव ग्रंथियां आदि चरम में पाए जाते हैं। चरम में को हम 2 भागों में बांटते हैं। चरम के अंदर 2 स्तर होते हैं या 2 भागों में इसको हम बांटते हैं। एक भाग को तो हम इसको बोलते हैं पेपिलरी स्तर। क्या बोलते हैं? पेपिलरी स्तर। ठीक है। दूसरे स्तर को हम बोलते हैं जालिका स्तर, रेटिकुलर स्तर, रेटिकुलर लेयर। तो इसको बोलते हैं पेपिलरी लेयर। अब देखो पी का मतलब हो गया पतला। पी से याद रखिए ये एक पतला स्तर है। ठीक है, तो ये क्या है? एक मोटा स्तर है। जालिका रेटिकुलर स्तर कैसा है? मोटा स्तर है। ठीक है,
इसके बाद में देखो जो पतला स्तर है ये आपके सामने चरम पर है, जो चरम का सबसे बाहरी भाग है जो अधिचरम के ठीक नीचे पाया जाता है। कैपिलरी स्तर के अंदर रुद्रवाहिनियां अधिकता से पाई जाती है और कैपिलरी स्तर में रोम के समान उभार पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? अनेक उभार पाए जाते हैं। तो देखो कैपिलरी स्तर ये पतला स्तर होता है, ये चरम का सबसे भारी स्तर है जो अधिचरम के स्तर से संबंधित था। इसमें रुद्रवाहिनियां पाई जाती हैं। ठीक है, फिर दूसरा आता है जालिका स्तर। तो ये पतला था तो ये हो गया मोटा स्तर होता है। इसमें अनेक प्रकार के त्वचीय सेवदान, त्वक ग्रंथियां, अरेखित तंतु, अनेक पेशी तंतु इस संरचना में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने आपको अधिचरम के केवल त्वचा की ओत की आपको मैंने पढ़ाई है। अधिचरम के कौन कौन से भाग हैं और चरम के कौन कौन से भाग हैं। ठीक है, इनको आप पढ़िए और इनके नोटबुक में नोट्स उतारिए। ठीक है।